1947 के विदिशा विभाजन विविधता दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग के मेला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। आज के इस समारोह इस बुद्धिजीवियों कार्यकर्ता और उसका दिवस से ग्रस्त हमारे उस समय के परिवार के जो लोग आज आए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी बंधु, आज का जो समारोह जो हो रहा है, इस समारोह के मुख्य अतिथि हजारीबाग के जन के नेता और यशस्वी सांसद माननीय जयंत सिन्हा जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में आज के कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर ललिता राणा जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित थी पुराने साथी हमारे हरीश श्रीवास्तव जी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पुराने साथी हमारे सुरेंद्र सिन्हा जी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे सुरेश चंद्रवंशी जी, हमारे साथी छोटे भाई प्रदेश कार्य समिति के अनिल मिश्रा जी, हमारे पुराने साथी प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर प्रताप मेहता जी और पार्टी के वरिष्ठ साथी पुराने साथी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कैलाशपति ओझा जी, मंच पर संचालक हमारे विवेकानंद सिंह जी, सबको पार्टी की ओर से अभिनंदन और स्वागत और जोहार। साथियों, आज का दिन निश्चित तौर पर हम भारतवासियों के लिए बड़ा दुखद दिन है। आज ही के दिन 14 अगस्त की रात्रि 14 अगस्त को भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान बंटने का काम हुआ। साथियों, आज ही के दिन भारत के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत आने का काम किए। जो त्राहिमाम जिस तरह से अंग्रेज शासन को सुपुर्द करके चला गया, भारत को बंटवारा करके चला गया, यह बंटवारा 1905 में ही हो चुका था, बंगाल विभाजन के समय। अब उस समय ही त्राहिमाम काफी हुआ था पूरे देश में, 1905 में भी हुआ था। आज पिछले 75 वर्ष पहले जो 1947 में जो त्राहिमाम हुआ देश में, वैसा हम नहीं समझते हैं। भगवान से मनाते हैं कि ऐसा त्राहिमाम पुनः ऐसा हम लोग देखने को नहीं मिले। साथियों, 40 करोड़ की आबादी देश का उस समय 40 करोड़ की आबादी थी। पाकिस्तान अलग हो चुका था, बाद में बांग्लादेश भी अलग हुआ। तो साथियों, पाकिस्तान के लोग में जिस तरह से वहां के लोग जो भारत में रहना पसंद करते थे और हिंदुस्तान के लोग जो पाकिस्तान में जो रहना पसंद करते थे, और जिस तरह से दंगा फसाद इस तरह से बढ़ा, बलात्कार महिलाओं की बलात्कार हुई, घर घर लूटा गया, घर घर जो लूटा गया, एक लोग का इज्जत आबरू पर खिलवाड़ हुआ और हमारा उसका संपत्ति, सारी संपत्ति को लूटा गया, जो लूट पाए पर लूट पाया। तो साथियों, आज ऐसा त्राहिमाम, ऐसा किसी का हम नहीं चाहते कि पुनः हो। आज उस समय की याद के लिए हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज पूरा देश में आज का इस दिवस का विभाजन का स्मृति दिवस के अवसर पर हम सारे बुद्धिजीवियों को, सारे कार्यकर्ताओं को, कनिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक साथ उस दिन का याद करने के लिए, आज से 75 वर्ष पहले का याद करने के लिए, देशवासी को, नए जनरेशन को बताने के लिए कि हम किस तरह से भारत की आजादी मिली, अब भारत को दो भाग में बांट कर मिली, और किस तरह से 1914 अगस्त की रात्रि से लेकर 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक जिस तरह से दंगा फसाद हुआ, और जो इधर का समाज उधर का समाज उधर, तो यह आज के दिन नए नौजवानों को, नई पीढ़ियों
रखा गया है। हम आपको उस तराहीमाम को बताने के लिए आप लोग सबको बुलाए हैं। कहना तो बहुत चीज था, लेकिन हमारा भी कार्यक्रम है साथियों कि मैं उस जो दंगा हुआ था 1984 में दंगा हुआ, कांग्रेस राज में 1984 का भी दंगा हुआ, उसमें भी सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। हम उस सारी चीजों को देखते हुए, समय कम है, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे जैन बाबू को भी बहुत सारी बात को करना है, मंचा सिंह को भी करना है, और आश्रम इसके बाद हम कैंडल मार्च है, मौन जुलूस निकालेंगे, हाथ में तिरंगा मौन जुलूस निकालेंगे, पीछे में एक प्रदर्शनी, छोटा सा प्रदर्शनी, हम लोग उस समय का फोटो, उस समय का तराहीमाम का फोटो के साथ हम लोग नीचे उतरेंगे, यहाँ से नीचे उतरेंगे, उस प्रदर्शनी को देखने का काम करेंगे। एक तो हमारे प्रदेश कार्यालय से आया हुआ है, उस प्रदर्शनी में भी आप लोग एक चीज, उस समय का जो पिक्चर, उस समय का चित्र जो है आप लोग देख करके रुआ खड़ा हो जाएंगे, आपको शरीर गवाह नहीं देगा कि ऐसा भी कभी होता है। तो साथियों, ज्यादा कुछ न करते हुए हम मंचा सिंह से हम चाहेंगे हम आज जो भी कार्रवाई बहुत कम समय में हम लोग खत्म करें। हम लोग को कैंडल मार्च और तिरंगा लेकर भी निकलना है, नीचे प्रदर्शनी करना है। आप सब लोग आए, हम सबको साथियों को, बुद्धिजीवी साथियों को हॉल में सारे पदाधिकारी वरिष्ठ साथियों को हृदय से नमन करते हुए, हृदय से गुहार करते हुए, सादर हम स्वागत करते हुए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ इस प्रांगण हॉल में स्वतंत्रता सेनानी का परिवार और पूर्व सैनिक समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और कुछ जो पाकिस्तान क्षेत्र से जो इधर आके बसे हैं, उसमें भी एक दो जन यहाँ पर ग्रुप से उपस्थित हैं। मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयंत सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, श्री अरविंद ओझा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मिथिलेश पांडे जी से आग्रह होगा कि वो आए, पूर्व सैनिक हैं। जयंत सिन्हा जी से आग्रह होगा कि वो शॉल उड़ा करके उन्हें सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में पूर्व सैनिक शंकर सिंह जी यहाँ उपस्थित है। आग्रह होगा कि वो मंच पर आए और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जयंत सिन्हा जी से स्वागत सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में स्वर्गीय सरस्वती देवी द्वार कला के पोता और डॉक्टर असीम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आग्रह होगा आदरणीय संसद महोदय उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। हम लोगों के बीच में जिनके पूर्वज पाकिस्तान छोड़ करके इस हजारीबाग में बसे थे, आदरणीय केसी मल्होत्रा जी से आग्रह होगा कि वो आए। केसी मल्होत्रा जी हमारे सांसद महोदय उन्हें शॉल दे करके सम्मानित करेंगे। केसी मल्होत्रा जी। रघुवीर जी कारगिल शहीद
रघुवीर मेहता की पत्नी शांति देवी जी यहाँ उपस्थित हैं। हम अपने आदरणीय सांसद महोदय श्री जयंत सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें भी भारत माता की अब सम्मानित हम लोगों के बीच में रुपेश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो भी आए और आदरणीय जयंत सिन्हा जी उन्हें भी शॉल देकर सम्मानित करेंगे। पूर्व सैनिक हैं रुपेश कुमार जी। अब सम्मानित का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो इस कार्यक्रम के मंडलीय संयोजक हैं, आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य हैं, आदरणीय सुदेश चंद्रवंशी जी से आग्रह होगा कि वो भी अपनी बातों को रखें। धन्यवाद विवेका जी। आज के इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इस हजारीबाग के संयोजक विवेकानंद सिंह जी, जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जैसे 7 जिला में हमारे क्षेत्र में जो है सब जगह अलग अलग वक्ता हैं, तो हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा जी यहाँ के मुख्य वक्ता हैं, प्रदेश के तरफ से भी निधारित है। हमारे बीच में उपस्थित हैं हम सबों के गार्डियन सुरेंद्र सिन्हा जी, हरीश श्रीवास्तव जी, अनिल मिश्रा जी, केपी ओझा जी, प्रोफेसर प्रसाद मेहता जी, और हम लोगों के बीच में हम लोगों की शिक्षिका और प्रोफेसर डॉक्टर ललिता राणा जी जो हर कार्यक्रम में उपस्थित होती है। और यहाँ पे उपस्थित हम लोग सुबह में विवेका जी के साथ कार्य किए, विभिन्न समाज के अध्यक्ष महेंद्र जी रोनियाल समाज के, अजीत जी चंद्रवंशी समाज के अध्यक्ष है, छेदी जी लाई समाज के अध्यक्ष है, और फिर विभिन्न क्षेत्र से आए और भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, कुछ दूसरे पार्टी के भी लोग आए हुए हैं। तो हम लोग आज मुख्य उद्देश्य ये है कि विभीषिका जो हुआ था उसको हम लोग अपने मुख्य वक्ता से, जो इसके बहुत बड़े जानकार हैं और कैसे हुआ था, वो हम लोगों को सुनना है और फिर इसको लोगों को बाद में बताना है कि उस समय जब आजादी के समय जब यहाँ भारत में बॉर्डर पर चाहे और सब जगह जब कत्लेआम हो रहा था, हमको उस दिन हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बी संतोष जी के साथ हम लोग जब बैठे हुए थे वर्चुअल बैठक में, तो वहां पर उन्होंने संबोधन में बताया था कि जितने हमारे लोग आजादी के समय नहीं मरे थे, उससे ज्यादा उस त्रस्ती में यहाँ के लोग मारे गए। तो हम लोगों को इसको सारे लोगों को बताना है, आगे कुछ इस टाइप का यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ये नहीं हो, और इससे लोगों को जोड़ना है। हम लोग जो यहाँ पे कोई पार्टी का बैनर और ये नहीं लगा हुआ है, हम लोग सब समाज के लोग सबके साथ मिलकर, जैन समाज के कमल जी हैं और सब भी बहुत सारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम लोग मिलकर एक सामाजिक वातावरण पैदा करें जिससे कि अपने देश की रक्षा और देश के स्वाभिमान को ऊंचा रखे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुदेश चंद्रवंशी जी, आपने अपनी बातों को रखा। अब मैं यहाँ पर उपस्थित हजारीबाग में वुमेन्स कॉलेज
और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर श्रीमती ललिता राणा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आज के जो ये विभीषिका दिवस हम लोग मना रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को संबोधित करें। आदरणीय श्रीमती ललिता राणा जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई हमारी माँ भारत माता, हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि झारखंड के वरद पुत्र हजारीबाग के जन जन के श्रद्धेय प्रिय लोक नेता श्रद्धेय जयंत सिन्हा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक विवेकानंद जी, पूरे भाजपा जिला, पूरे हजारीबाग जिले को प्राणवान बनाने के लिए हमारे सक्रिय ऊर्जावान बड़े भाई अशोक भैया, मंचासीन सम्मानित मंच गिरीश भैया, सर सुरेंद्र जी और चंद्रवंशी जी, और हमारे सामने उपस्थित देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज भारत माता का काले अक्षरों से लिखा हुआ दिन काला दिवस है। 14 अगस्त को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। जो भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाती थी, देश विदेश से लोग यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने के लिए आते थे, वही भारत माता पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। हमारी उदारवादी नीति वसुधैव कुटुंबकम, हमने सबको शरण दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारी भारत माता को छिन्न भिन्न करने के लिए अंग्रेजों ने भारत माता को 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान, आज भारत इसी का अंजाम है। पूर्वी पाकिस्तान था जो बाद में बांग्लादेश बना। वास्तव में ये कुछ राजनेताओं का देन था और किस तरह से ये विभीषिका के रूप में पूरा दुनिया में लोग ऐसी स्थिति परिस्थिति को नहीं देखे थे। जो समय भारत जब आजादी हुई, भारत को आजादी मिली, जब ट्रेनें आती थी, बसें आती थी, ट्रेन में आग लगे होते थे, लोग जले हुए लाशों की ढेर लग गई थी। भारत माता की बेटियां, किसी के सिंदूर उजड़ गए, किसी भाई का कलाई सुना हो गया, किसी माँ का कोप उजड़ गया। कैसी वो परिस्थिति थी। आज हम लोग शायद अगर आत्मचिंतन करें तो अंदर से सुधुलाई आता है। कितनी मुश्किल से हमें आजादी मिली। हमें तो आजादी बहुत हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज का दिन हमारे ऐसे माननीय, ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए जो ऐसा लगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म फिर से नरेंद्र मोदी के रूप में हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में ऐसे ऐसे महापुरुषों को जिनका दफन कर दिया गया था, इतिहास के पन्नों में जिन्हें विलीन कर दिया गया था, ऐसे ऐसे शहीदों को उन्होंने सबको याद किया। देश में जगह जगह जहाँ पर हम लोग का रेलवे स्टेशन था, जगह था, उन जगहों का जहाँ पर गलत सलत तरीके से नामाकरण किया गया, उनका सुधार किया। और ऐसे दिवस आज हम लोगों को, आज उनको सोचने पर हम लोग आज दिवस हुए। आज हमारे लिए आत्मचिंतन का दिन है, आत्मनिरीक्षण का दिन है कि किस तरह से जिन भाई बहनों ने हमारे देश की आजादी में इस तरह से जो बंटवारे के समय कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत में चले गए, क्या दृश्य होगा भाइयों बहनों। आप कल्पना करके देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने आत्मा के, अपने शरीर की, अपनी एक एक कण की आहुति दी, बलिदान दी, आज हम सब उन्हें सत सत नमन करते हैं। भगवान उन्हें इसी भारत भूमि पर पुनः जन्म दे। और आज हमारे देश में जो सांस्कृतिक वैचारिक प्रदूषण है, आज हमारे बीच, हम अपने श्रद्धेय बड़े भाई जयंत सिन्हा जी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वैसे राजनेताओं को बोल रही हूँ जिन्होंने इस आजादी को कितनी मुश्किल से हमें मिली। और आज संसद भवन में जब लोकसभा का चलता है सत्र, तो आप देखिए कि
दिखा है कि जिसको हम लोग कितना श्रद्धा से अपनी समस्या को रखने के लिए वहां भेजते हैं। और आज देखिए संसद में क्या स्थिति है। उन्हें आज के दिन जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि कैसे भारत माता को हम लोगों ने स्वतंत्र किया, हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र किया। आज हमें समीक्षा करनी चाहिए कि कम से कम हम कुछ बने या न बने, अपने राष्ट्र का एक सृजन शिल्पी, एक अच्छा इंसान, मानव तो बने, ताकि हमारी भारत माता सिर उठाकर जी सके। लोगों को कहना है बहुत सी बातें, सबों को प्रणाम, उन सत नमन उन शहीदों को जिन्होंने आज के दिन बलिदान दिया। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर श्रीमती ललिता राणा जी। आपने अपनी बातों से जो उस समय विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी उसके बारे में विस्तार से बताया और देशभक्ति के बारे में भी आपने विस्तार से बताया। अब एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब हम लोगों के मुख्य अतिथि हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जयंत सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि आज जो विभाजन दिवस का है उसके बारे में आप विस्तार से हम सबको बताने की कृपा करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के संचालन करता हमारे इस जिला के माननीय महामंत्री श्री विवेकानंद सिंह जी, इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और जिन्होंने आज एकदम एक बहुत ही गंभीर भावनात्मक अभी हम लोगों को अपना संबोधन किया, प्रोफेसर श्रीमती ललिता राणा जी, मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्री अशोक यादव जी, इस कार्यक्रम के पूरे प्रमंडलीय संयोजक हमारे माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, मंच पे विराजमान हमारे माननीय सांसद प्रतिनिधि कार्य समिति सदस्य भाई श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, कार्य समिति सदस्य श्री के.पी. ओझा जी, श्री वतेश्वर मेहता जी, श्री हरीश श्रीवास्तव जी, श्री अनिल मिश्रा जी, मीडिया के मेरे मित्रों और बड़ी संख्या में आए हुए यहाँ मेरे बुद्धिजीवी देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा सआदर प्रणाम। हम लोग कल आजादी का दिन मनाने वाले हैं। 15 अगस्त को आप सबको मालूम है कि हम लोग बहुत जोश से, उमंग से, बड़ी भावनाओं के साथ, बहुत देशभक्ति के साथ हम लोग आजादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताकर कि अभी पतरातू लेक रिसोर्ट से निकलकर भारी संख्या में करीब 200-250 मोटरसाइकिल थे। हम लोगों ने एक तिरंगा रैली निकाली और ये तिरंगा रैली जो थी वो 28 किलोमीटर की रैली थी। पतरातू लेक रिसोर्ट से निकलते हुए पूरी जो सड़क है जो निकलती है पतरातू से और सुभाष चौक पहुंचती है वहां गांधी चौक, और पूरा फिर हम लोगों ने रामगढ़ का एक तिरंगा रैली हम लोगों ने रामगढ़ जिले का हम लोगों ने निकलवाया तिरंगा रैली। और मैं इस तिरंगे रैली की आजादी की जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि आज के दिन भी हम लोगों का 77वां स्वतंत्रता दिवस है 2023 का। जब हम लोग इसको मनाते हैं तो तिरंगा देखकर, आजादी के बारे में सोचकर हर किसी को जो हर्ष होता है, जो गर्व होता है, जो उत्साह होता है वो अतुल्य है। और जब हम लोग तिरंगा ले जाकर ये तिरंगा रैली रामगढ़ में भी कर रहे थे, सबने उस तिरंगे को अपनी सलामी दी, उस तिरंगा को अपना सलूट दिया, आजादी को सलूट दिया, तिरंगा को सलूट। ये आजादी साथियों अनमोल है, अनमोल है।
संघर्ष करते करते 200 वर्ष का संघर्ष करते करते हम लोगों को ये आजादी मिली। और ये आजादी को हम लोग इतना मानते हैं, हम लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आज भी हम लोग आजादी का जो दिवस होता है, 15 अगस्त का दिवस जो होता है, वो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग सब जो हम लोगों की छुट्टियां होती हैं, कोई भी हम लोग के पर्व होते हैं, धार्मिक पर्व छोड़कर अगर हम कोई भी पर्व को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मैं तो उसको 15 अगस्त का पर्व, देशभक्ति का पर्व। पर जब भी हम आजादी के बारे में सोचते हैं, 15 अगस्त के बारे में सोचते हैं, हमें 14 अगस्त के बारे में, विभाजन के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। जब 15 अगस्त के बारे में सोचे तो आप सबसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि आप 14 अगस्त के बारे में, पार्टीशन के बारे में, विभाजन के बारे में जरूर सोचिए। क्योंकि देश ने जो कुर्बानी दी, देश ने जो बलिदान दिया, इतने सैकड़ों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, उसके बाद हमें आजादी मिली, ये भी हमें समझना है। तभी हमें आजादी का जो महत्व है, आजादी का जो मूल्य है, वो हमें पूरी तरीके से समझना है। अगर हम विभाजन के बारे में सोचें, तभी हमें आजादी का मूल्य समझ में आए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, और आप सबको मालूम है कि अधिकांश जब हम बोलते हैं तो हम लंबा नहीं बोलते। क्यों सोचते हैं? लंबा बोलते हैं, 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा हम नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे इजाजत मिले, आज हम थोड़ा विस्तार से बोलना चाहिए, इजाजत नहीं, क्योंकि विभाजन और आजादी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो हम सब नागरिकों के लिए निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पे दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर बात है। और इससे थोड़ा इसके लिए समय लगेगा। विभाजन का क्या इतिहास, विभाजन का क्या इतिहास? अगर हम भारत को देखें तो सैकड़ों साल, हजारों वर्ष एक अखंड भारत, एक अखंड भारत, और पूरी दुनिया इसको एक मानती थी कि अखंड भारत है। उस अखंड भारत में कई धर्म, कई मजहब के लोग रहा करते थे, कई मजहब के लोग रहा, और हम लोग एक ऐसे जगह हम लोग थे, एक हम लोग सब लोगों को, किसी भी धर्म के अगर आप आते तो हम आप लोगों को जगह देने के लिए तैयार थे। चाहे हम लोग सब हिंदू थे, लेकिन ईसाई भी आए। आपको याद होगा कि जैसे जीसस क्राइस्ट को मारा गया, उसके तत्पश्चात ही कुछ ही दिन बाद सेंट थॉमस केरला आए कि नहीं? सेंट थॉमस केरला में चर्च स्थापित हुआ। भारत में हिंदू देश होते हुए भी हम लोग सब धर्म को हम लोग मानते थे। ईसाई उस समय आए, ईसाई का साथ साथ जूइश लोग भी आए। एक सिनेगॉग भी था केरला में जो हजारों साल पुराना है, वो भी आए, उनको भी सम्मान। भगवान बुद्ध ने अपना धर्म खड़ा किया, बौद्ध धर्म भी है। वो कब का है? वो 600 BC का है, 600 BC यानी 2600 पुराना। वो भी धर्म हमारे देश में आया, बड़ा हुआ। फिर पारसी आए, ईरान से पारसी आए। कुछ लोगों का कहना है 1000-1500 साल पहले पारसी आए। और पारसियों की बड़ी एक रोचक की कहानी आप लोगों ने सुना है? पारसी वालों की क्या कहानी? पारसियों की कहानी ये है कि जब वो लोग आए रेफ्यूजी बन के गुजरात में, तो उन्होंने जाकर वहां के राजा को, उनसे बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ विस्थापित होकर यहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा बिल्कुल आप रह सकते हैं, लेकिन आप बताइए आपके लिए जगह है कि नहीं यहाँ? तो पारसियों का कहना था कि आप भारत, इस भारत में सब लोग आते हैं, सब लोगों को जगह मिलते हैं। और जैसे आप जब दूध में चीनी मिला देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि दूध जो है उस चीनी को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, लेकिन दूध उस चीनी को अब्सॉर्ब कर देता है और दूध और भी मीठा बन जाता है जब पारसी लोग भारत में आते हैं। तो हमारा एक ऐसा भारत
जो एक दूध किस्म का था, जिसमें आप खीर बना सकते थे, आप चीनी डाल सकते थे, आप किशमिश डाल सकते थे, आप केसर डाल सकते थे, और वो जो हमारा दूध था वो खीर बनता गया, और भी बेहतरीन और भी अच्छी उसकी सुगंध होती गई। एक हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर किस्म के लोग बस गए, हर किस्म के धर्म आए, चाहे वो आज हम लोग जैन धर्मशाला में जैन भी उन्होंने अपनी सोच विचार, अपनी विचारधारा शांतिपूर्वक उन्होंने हमारे देश में, अखंड भारत में उन्होंने इसको बनाया। फिर करीब 600-700 साल पहले सिख धर्म जो था उसका जन्म, उसका भी स्वागत, वो भी हमारे देश में आया, हमारे देश में बना, और देश में उसकी एक जगह है। और इस प्रकार से एक अखंड भारत जो था उसका रूप एक बनता चला गया, और उस अखंड भारत में हर किस्म के लोग, विभिन्न लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग, वो उस देश में रहा, और इस प्रकार से हमारा अखंड भारत चलता था। उसकी एक सभ्यता थी, एक पद्धति थी, एक संस्कृति थी, ये हमारा अखंड भारत। लेकिन जब स्वतंत्रता की बात चली अंग्रेजों के साथ, जब स्वतंत्रता की बात, आजादी की बात अंग्रेजों के साथ चली, तो एक नई सोच बढ़ती चली गई, एक नई सोच जो थी वो बढ़ती चली गई, और वो सोच थी विभाजन। और उस समय जो वर्तमान जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का कहना था कि हम लोगों को एक अलग देश चाहिए, हमें भारत को विभाजित करना पड़ेगा, भारत को हम लोगों को खंडित करना पड़ेगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हम लोगों को करने पड़ेंगे, हम लोग अलग देश चाहिए। ये तो भारत को खंडित करने वाला मामला तो था, लेकिन भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो पद्धति थी, भारत की जो सभ्यता थी, इंडियन सिविलाइजेशन जो था, आपने ना सिर्फ चोट, आपने भारत जो भौगोलिक रूप से जो सोचते हैं उसको आपने चोट पहुंचाई, लेकिन जो हमारी विचारधारा थी, जो अखंड भारत की सभ्यता थी, आपने उसको भी चोट पहुंचाई। क्योंकि जब आपने कहा कि हम एक देश बनाना चाहते हैं जो मजहब के आधार पर देश होगा, वो अखंड भारत की विचारधारा से बिल्कुल उसको छोड़ा, उस भारत की विचारधारा को, उस भारत की संस्कृति को, उस महाभारत को आपने बहुत बड़ी आपने चोट पहुंचाई। क्योंकि आपने कहा कि हम एक देश बनाना चाहते हैं जो मजहब के आधार पर एक देश बनाना। लेकिन बात बढ़ती चली। आप अगर भौगोलिक तौर पे देखते, अब मैं इतिहास पर, आप भौगोलिक तौर पे अगर आप देखते तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग पूरे अखंड भारत में फैले हुए। ऐसा नहीं था कि हिंदू मुल्तान और पेशावर में नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मुसलमान पूरे भारत में बसे हुए थे, वो केरला में भी थे, वो हैदराबाद में भी थे, वो उत्तर प्रदेश में भी थे, वो झारखंड में भी थे, वो गुजरात में भी थे, मुसलमान सब जगह फैले हुए थे। वैसे उसी प्रकार से सिख भाई और बहन, हिंदू भाई और बहन, वो भी पूरे अखंड भारत में फैले हुए थे। सही कहा। तो आप जब आपने कहा कि हम अलग मजहब का देश बनाना के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने बात तो राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए आपने मुस्लिम लीग ने कहा, जिन्ना ने कहा, जिन्ना जो मर रहे थे, आपको मालूम है, जब जिन्ना ने विभाजन की बात की, पार्टीशन की बात की, तो वो टीवी से मर गए। बहुत हैवी स्मोकर थे जिन्ना, बहुत हैवी स्मोकर थे, कहते आजम मोहम्मद अली जिन्ना, मरते दम से वो पाकिस्तान में, वो सोचे थे ये मेरी विरासत कि मरते मरते मैं पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा। लेकिन अगर आप भौगोलिक तौर पे या सोशियोलॉजिकल तौर पे अगर आप देखते, ये कैसे हो सकता था? लोग सब जगह बिखरे हुए, सब जगह लोग बिखरे हुए। अब इन लोगों को आप अलग अलग कैसे करते हैं? तो क्या सोचा गया? मैं आपको ये भी बता दूं, जब विभाजन की बात हुई
तो कोई नहीं सोच रहा था कि पार्टीशन होगा और सीमाएं बॉर्डर बन गए। पार्टीशन के समय ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि भारत से पाकिस्तान जाने के लिए, पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत आने के लिए हम लोगों को पासपोर्ट की जरूरत है। किसी ने नहीं सोचा, कोई सोच ही नहीं सकता था कि लोग कितने फैले हुए थे कि ये संभव ही नहीं लगा कि हम लोग इस प्रकार का विभाजन करें। और आप सोचिए कि अगर हम लोग भौगोलिक तौर पर देखते कि मेजॉरिटी यानी अधिकांश जिले जिसमें अधिकांश मुसलमान है वो कहाँ हैं, तो कुछ तो इधर पश्चिम में थे और कुछ पूर्वी और थे, बांग्लादेश में थे। तो ये कैसा देश है बना रहे थे, कैसा हम एक दो जगह भौगोलिक तौर पे आप देखने लग जाए तो एक देश का हिस्सा इधर पाकिस्तान और एक दूसरा हिस्सा बांग्लादेश। इसका कोई अर्थ था, कोई सिर था, कोई पैर था उसका? ऐसे कोई देश हो सकते हैं कि एक देश इधर एक देश इधर, बीच में भारत और आप दोनों देश को एक समझिए, वो एक हम पाकिस्तान में। तो इसमें क्या तर्क था? कोई तर्क था? कोई तर्क नहीं। तो जब तय हुआ, जब मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं हमें करना ही पड़ेगा, हम करेंगे, नहीं तो खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी। हमने अपना डिमांड रख दिया, हमने अपनी मांग रख दिया। तो विभाजन चाहते ही हैं, चाहे जितना भी भौगोलिक तौर पे इसमें आपको कठिनाई हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जाए लोग कहीं भी बिखरे हो, एक देश का भाग इधर, एक देश का भाग, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो खून की नदी जो है वो बहने वाली। और आप सोचिए, मैं इतिहास के बारे में आपको बता कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज क्या एक बहुत ही शक्तिशाली भारत को चाहते थे? क्या एक सुपर पावर को अंग्रेज चाहते थे? क्या अंग्रेज चाहते थे कि ऐसे भारत को बनाए जो एकदम सुपर पावर बन के अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह के मुकाबले का हो जाए? ये चाहते थे अंग्रेज? कोई पश्चिमी देश ही नहीं चाहता, पूरे विश्व में कोई नहीं चाहता था कि ऐसा भारत हो, शक्तिशाली भारत हो कि अपनी। तो सब लोगों ने ये साजिश बनाई कि चाहे एक ऐसे देश हो जो एकदम ही मतलब तरकीब देश हो, यहाँ एक हिस्सा, यहाँ एक हिस्सा, सब लोग बटे हुए हैं, कोई इसमें तरकीब नहीं, किसी भी तरीके से हम लोग इसको बना नहीं सकते, लेकिन उस देश को बना। हमने जो कहा ठीक है बना देते हैं, मुसलमानों मुस्लिम लीग ने कहा बिल्कुल ठीक है बना देते हैं। और साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा, किसी को हिसाब है कि कितने लोग विभाजन में मारे गए? कोई जानता है? कोई हाथ उठा के मुझे बता सकता है कितने लोग, चाहे वो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे या भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, इसमें जो कत्लेआम हुआ, किसी को हिसाब है कितने लोग मारे गए? आप मन से नहीं बता सकते, मन से आपने तो उसका अध्ययन किया। कौन है जो बता सकता है? गूगल नहीं निकालेगा। इधर गुड्डू जी बता रहे 1.5 बताइए। मन्नू जी आप बताना चाहते हैं? नहीं। और कोई अनुमान? 1,25,000। राजेश जी ने अभी गूगल किया है। विभाजन के समय 5 से 10 लाख, लेकिन सब लोगों का कहना है कि 10 लाख लोगों का कत्ल किया है। कोविड में कितने लोग थे? भय का वातावरण था कि नहीं था कोविड में 5 लाख लोग, लेकिन विभाजन में 10 लाख लोग मरे। कितनी माताएं बहनों का बलात्कार हुआ तो मैं गिनना भी नहीं चाहता। इतना वो शर्मनाक दर्दनाक मामला है कि उसको हम लोग उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। 10 लाख लोग। आज भारत की आबादी कितनी है कौन बता सकता? बताइए। 142 करोड़। परफेक्ट 142 करोड़। लेकिन अब आप बताइए कि अगर 10 लाख लोग मारे गए उस समय भारत की आबादी 1947 में कौन जानता है? बताइए। 36 करोड़ नहीं, 36 करोड़ से नहीं, 20 से 25 करोड़ के आसपास। वो तो आपने 35 करोड़, हम तो लगता है चेक करेंगे उसको, 37
तो हमको लगता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को मिलाकर सकते 25 करोड़। चलिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोविड में 5 लाख लोग मरे तो वो 140 करोड़ के बेस पे 140 करोड़ लोग थे, उसमें 5 लाख लोग मरे, और क्या भय का वातावरण था, कितने लोग सब लोगों को डर लगा। अब आप सोचिए कि 25-30 करोड़ की आबादी फिर 25-30 करोड़ की आबादी फिर 10 लाख लोग मरे, बहुत बड़ी बात है कि अब आप ये बताइए कि रेफ्यूजी कितने, किसको हिसाब है? अगर 10 लाख लोग मारे गए तो कुल मिलाकर रेफ्यूजी कितने, किसी को हिसाब है? सोचिए, बताइए कितने लोग रेफ्यूजी बने। ज्ञान जी सही कह रहे हैं, भारत में करीब 1 करोड़ रेफ्यूजी, 1 करोड़, सोचिए कि 20-25 करोड़ की आबादी थी, उसमें 1 करोड़ रेफ्यूजी थे, यानी 4-5% आबादी रेफ्यूजी, और पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलाकर करीब 50 लाख। तो आप सोचिए कि उस समय जब आबादी इतनी कम थी, इतने ढेर सारे लोग जो थे वो रेफ्यूजी बने, इतने ढेर सारे लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, उन लोगों को इधर से उधर घायल किया गया, इतने सारे लोग रेफ्यूजी बने। आप समझिए वो कितना आतंक का, कितना भय का, कितना दर्दनाक, शर्मनाक माहौल 1947 का हुआ होगा जब इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए कि नहीं। और मैं इंजीनियर हूँ, वैज्ञानिक हूँ, इसलिए मुझे आंकड़े बहुत पसंद है। जब तक मुझे आंकड़े नहीं मालूम हो तब तक मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि छोटी बात है कि बड़ी बात है। पर आपको क्या लगता है, छोटी बात थी कि बड़ी बात थी? इतने रेफ्यूजी होंगे, बड़ी बात थी नहीं। और अभी मल्होत्रा साहब गए, उनके पूर्वज भी वो बता रहे थे कराची से 1 करोड़ रेफ्यूजी भारत में आए, उनमें से एक परिवार, मल्होत्रा जी का भी परिवार था, 1 करोड़ रेफ्यूजी आए, मल्होत्रा जी का परिवार था, और मल्होत्रा जी का परिवार जो था कराची से। मल्होत्रा जी में बता रहा था कि करीब 1 करोड़ रेफ्यूजी पाकिस्तान से भारत आए, उसमें से कराची में आपके परिवार वाले भी लोग आए, 1 करोड़ लोग आए रेफ्यूजी बने। अब हम लोगों ने मल्होत्रा जी को शॉल पहनाया, बिल्कुल सही है, शॉल पहनाना है, क्योंकि उनके परिवार में जो पीड़ा हुई, जो उन लोगों ने सहा, वो हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल्पना के परे। और मैं इसके बारे में क्यों बताऊं? मुझे कैसे मालूम है कि जो मल्होत्रा जी का परिवार था, जो उनको सहना पड़ा, वो बिल्कुल कल्पना से परे है? मुझे कैसे मालूम? साथियों, मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि अगर मेरी पत्नी यहाँ होती, अगर मेरी पत्नी पुनीता जी यहाँ होती, तो जैसे हमने मल्होत्रा जी को शॉल पढ़ाया है, हम लोग पुनीता जी को भी शॉल पहना, पुनीता जी को भी हम लोग शॉल, क्योंकि जैसे मल्होत्रा जी का परिवार कराची से आया, आप मल्होत्रा जी की बात होती होगी और पंजाबियों से बात होती होगी, वो बताएंगे कि हम लाहौर से आए, कुछ लोग बोलेंगे कि हम यहाँ सिंध से आए, लेकिन पुनीता जी का जो परिवार है वो ना सिंध से आया है, ना वो पंजाब से आया है, वो मुल्तान से आया है। डेरा इस्माइल खान, उनका परिवार डेरा इस्माइल खान एरिया में था, वहां से वो लोग रेफ्यूजी बनकर, और हमारी जो सास थी वो झंग की थी, जो मुल्तान के बगल का है, वो झंग की थी। हमारे ससुर जी, आज उनकी उम्र 91 हो गई है, 91 हो गई है, वो उस समय लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके परिवार वाले सब डेरा इस्माइल खान में रहते थे, सबको उन लोगों ने छोड़ के भागा, और वो लोग भारत आए और रेफ्यूजी बने। हमारे ससुर जी और उनके परिवार में 5 लोग थे, माता पिता यानी पुनीता जी के दादा दादी, ताया जी, फिर उनकी बुआ जी, 4 लोग थे, बुआ जी, फिर हमारे ससुर जी, और फिर उनके छोटे भाई, 4 लोग थे। चारों का जो था जन्म मुल्तान में हुआ था,
चारों के चारों रेफ्यूजी बन के, उसी प्रकार से हमारी सास भी और उनकी परिवार के भी लोग रेफ्यूजी बन के आए। और हमारे जो ससुर जी थे, 4 उनके बच्चे थे, माँ बाप थे, 6 लोगों का परिवार था। 6 लोगों के परिवार को रेफ्यूजी कॉलोनी में, पहले दिल्ली में उनको रेफ्यूजी कॉलोनी में 2 साल रहना पड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार से उनको रेफ्यूजी कॉलोनी में 2 साल रहना। उसके बाद विस्थापन में उन लोगों को मुंबई में एक छोटा सा एक कमरा मिला, वो लोग फिर वहां मुंबई गए। तो जो भी कुछ उनके पास, चाहे हमारे सास के परिवार की बात करिए या मेरे ससुर के परिवार की बात करिए, जो भी कुछ उनका पाकिस्तान में था, वो अच्छे परिवार से थे वो लोग। हमारे पत्नी के जो दादाजी थे वो स्टेशन मास्टर थे, वो रिटायर हो चुके थे। रिटायर होकर वो वापस मुल्तान चले गए थे। पूरा उनका घर, उनका पूरा जो खेत वेत सब कुछ था, सब छोड़कर सिर्फ जो उनके कपड़े थे वो पहनकर उनको भाग कर आना पड़ा। और वो लोग ट्रेन पे आए, जैसा कि आप बता रहे थे कि ट्रेन भरे लाश के साथ ट्रेनें थी। हमारे सास भी ससुर भी दोनों लास्ट ट्रेन आउट ऑफ पाकिस्तान, जो हम लोग पढ़ते हैं दुश्मन सिंह की किताब है, उसी दृश्य को देखते हुए यही ट्रेन, ऐसे ही ट्रेन का दृश्य देख रहे हैं। ये ट्रेन में देख रहे हैं, ऐसी ही ट्रेन पे सवार होकर हमारे परिवार में, हमारे सास ससुर का परिवार ऐसे ही ट्रेन में बैठकर वो लोग बाकी वो हमको कार्य करते। अभी भी अगर आप मेरे ससुर जी से बोलिए कि आप विभाजन के बारे में बात करना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं, वे विभाजन के बारे में कभी नहीं बात करते, क्योंकि इतनी पीड़ा है। हमने कई बार पूछा, इतनी पीड़ा है, इतना दुख दर्द है कि हम इसको स्मरण ही नहीं कर सकते, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। आज तक वो बात करने नहीं कर, इतनी पीड़ा इस विभाजन से। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, सब पंजाबी आए, सब बंगाल से लोग आए, धीरे धीरे करके विभाजन को भूले, दर्द और पीड़ा को भूले, उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। तो ये हम लोगों को आज याद करना चाहिए कि अगर हमें आजादी मिली, अगर हम लोग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे किसका बलिदान, उसके पीछे किसकी पीड़ा है, उसके पीछे किसका दर्द है, ये आज हम लोगों को याद करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस पीड़ा को, इस बात को, इस विभाजन का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं और पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए कि ये आजादी कितनी अनमोल है, क्या बलिदान लोगों ने दिया है, क्या पीड़ा लोगों ने सहा है, क्या कुछ दर्द लोगों ने सहा है, तब जाकर हम लोगों को ये पेश, तब जाकर हम लोग। और एक और पार्टीशन के साथ मेरे ही परिवार से जुड़े हुई एक और थोड़ी रोचक बात, कि हमारे नाना जी थे, शायद आप कुछ लोगों को मालूम हो, हमारे नाना जी ICS में हुआ करते और उस समय वो दिल्ली में पोस्टेड थे। और दिल्ली में जब वो पोस्टेड थे मल्होत्रा जी, तो उनको डिप्टी सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ रेफ्यूजी रीसेटलमेंट बनाया। तो पूरे भारत के रेफ्यूजी रीसेटलमेंट के लिए जो अधिकारी, मतलब वो जिम्मेवारी दी गई, वो हमारे नाना जी को दी गई। तो हमारे नाना जी कई वर्ष बस रेफ्यूजी रीसेटलमेंट में लगे रहे। इसलिए विभाजन की जो बातें हैं वो मेरी माँ को बहुत अच्छी तरीके से उनको याद है, बहुत अच्छी तरीके से आपको उसके बारे में बता सकते हैं। वो हम लोगों को एक और कहानी, विभाजन के समय 1947 में मेरी माँ, जिनका जन्म 1939 में हुआ था, मेरी माँ सिर्फ 8 वर्ष की, मेरी माँ 8 वर्ष की, लेकिन उनको याद है कि उस समय रेफ्यूजी के लिए सब परिवार के लोग मदद करते थे, जो भी मदद किया जा सकता था वो लोग मदद करते थे। तो हमारी नानी ने उस समय सरकारी बंगलों में कई सारे रेफ्यूजी जो महिलाएं थी, उनको उन्होंने कैंप बना के रखा हुआ था, और जो रेफ्यूजी महिलाएं थी वो लोग वहाँ बुनती थी, मोजे बनाते थे, वो लोग स्वेटर भी बनाते थे। और मेरी माँ का काम था उनको जाकर जो ऊन है, मतलब वो जो है वो उनको ऊन जाके देना, जिसमें कि वो मोजा बना सके और स्वेटर बना सके। ये कहानी मेरी माँ मुझे कई बार उन्होंने सुनाई है कि किस प्रकार से विभाजन का प्रभाव उनकी जिंदगी में दिल्ली में।
इस तरीके से विभाजन जो है, अगर अपने परिवार से बात करें, बुजुर्गों से बात करें, अभी भी वो सब जो यादें वो एकदम जिंदी हैं, वो यादें जो है वो बिल्कुल उनके मन में, इनको हमें कभी भूलना नहीं है। हमें विभाजन का जो बलिदान है इसको हमें कभी नहीं। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब, ये लगेगा थोड़ा देर के नाश्ता रोक दे। मुझे मालूम है कि मैं अपनी बातें बहुत गंभीरता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बार भोजन आ गया तो चलिए कोई बात नहीं सुनेगा। भोजन और भाषण में कौन जीतता है तो ऐसा करना है, तो थोड़ा भाषण हो। तो इसलिए मैंने इतिहास के बारे में और खुद जो मेरा निजी इसका अनुभव जो विभाजन का हुआ है उसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस गंभीरता से, इस गहराई से मैंने इस विभाजन के बारे में अध्ययन किया है, उसके बारे में समझने की कोशिश की, क्योंकि मेरे ही परिवार, मेरे ही बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे हैं, वो भी विभाजन से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी माँ जो है, जो कहते हैं लोग, शी इज अ चाइल्ड ऑफ पार्टीशन, यानी विभाजन की एक पुत्री मेरी पत्नी भी है और मेरे बच्चे भी हैं, इसलिए मेरे से भी ये इसका बहुत एक रुचि मेरी बनती है इस विषय के बारे में। मैंने अनेकों पुस्तकें इसके बारे में पढ़ी हैं। कभी आपको फुर्सत मिले, पुस्तक पढ़िए, किताब देखिए, आपको तब याद होगा कि क्या हुआ विभाजन के समय, और मतलब पूरे इतिहास में इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हुआ है कि 1 करोड़ लोग इधर से उधर या 50 लाख लोग उधर से कभी नहीं। पूरे इतिहास में इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हुआ है जो विभाजन के समय हुआ है। ये बहुत ही दुखद, दर्दनाक, शर्मनाक घटना हमारे इतिहास की है, जिसको हमें हरदम याद रखना चाहिए। तो साथियों, अगर हम विभाजन की बात करें तो हमें इस पीड़ा, इस बलिदान के बारे में तो हमें याद करना ही चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आजादी जो है हम लोगों को कितनी कठिनाइयों के बाद, कितने संघर्ष के बाद, लेकिन साथ साथ अगर ये आजादी मिली है तो इस आजादी के तीन इससे जुड़ी हुई बातें हैं जो विभाजन से भी जुड़ी हुई है, जिनको हम लोगों को आज विभाजन के दिन और कल आजादी के दिन हमें जरूर याद रखना चाहिए। वो मैं 3 बातें जो है उसके बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 3 बातें। पहली बात तो ये है कि नफरत और हिंसा को हमें छोड़ना है, उसके बारे में बात। दूसरा जो है, इस आजादी का मतलब क्या है, जो हमें आजादी मिली 15 अगस्त में, नफरत और हिंसा को छोड़ के एक आजादी हमें मिली, उस आजादी का मतलब क्या है, और उस आजादी को, जो मल्होत्रा जी को जो आजादी मिली, जो हम सब लोगों को, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में हम जन्मे, उस आजादी को हम लोग एक लोकतंत्र में उसको हम लोग कैसे परिवर्तित किए हैं, उसमें हमारे संविधान की क्या भूमिका है। आज हम लोगों ने अम्बेडकर साहब का भी हम लोगों ने मानार्पण किया। तो जो संविधान उन्होंने बनाया, जो इस आजादी का संविधान बना, इस लोकतंत्र को बनाया, उसका क्या महत्व है। ये 3 बातें हैं, मैं उसके बारे में भी जरा, अगर आप धैर्य रखें, समय दें, तो मैं उन 3 बातों के बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात, नफरत और हिंसा। नफरत और हिंसा। मैंने कहा कि हमारा एक अखंड भारत है, और इस अखंड भारत की एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, और उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस पद्धति का अगर कोई मौलिक उसका कोई गुण था, कोई मौलिक उसका मूल्य था, वो क्या था। और मुझे बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि जब हम लोग बातें कर रहे हैं ये जैन धर्मशाला में, अगर उस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, भारत माता की संस्कृति की बात कर रहे हैं, जैन धर्मशाला में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में, जैन पद्धति में और सनातन धर्म की भी पद्धति में एक मूल्य को हम सबसे सर्वोपरि मानते हैं। कौन सा है? हिंसा है, अहिंसा। अहिंसा। अगर ये हमारा अखंड भारत है, अगर वो अखंड भारत में एक चीज को हम लोग अपना मौलिक सूत्रधार उसको मानते हैं, तो वो क्या है? वो अहिंसा की सोच, यानी नफरत की तो सोच नहीं, हिंसात्मक सोच नहीं।
किसकी सोच? अहिंसा की सोच। और अगर हम लोगों ने विश्व भर से लोगों को, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ज्यूइश हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो और भी किसी भी देश के हो, अगर हमने उन सबको अपनाया तो कैसे अपनाया? अखंड भारत में क्या संस्कृति थी जिसके द्वारा हम लोगों ने सब विविधताओं में भी हम लोगों ने प्यार, शांति, सद्भावना हम लोगों ने उत्पन्न। अगर प्यार, शांति और सद्भावना को हम लोगों ने इस अखंड भारत में उत्पन्न किया तो किसके आधार पर? क्यों? किसके आधार पर? उस सोच के आधार पर किया जिस सोच का जड़, जो मौलिक जड़ जो था वो था अहिंसा। अहिंसा मतलब अगर आपको कुछ करना हो, आपको किसी भी मजहब का पालन करना हो, आपको कुछ भी और करना हो, तो मैं हिंसात्मक सोच के साथ, नफरत के साथ मैं आपके बारे में नहीं सोच सकता। मुझे आपको प्यार करना है, आपके साथ संबंध बनाना है, आपके साथ मेरा स्नेह होना चाहिए। शांति के द्वारा, अमन के द्वारा, हिंसात्मक सोच छोड़कर अहिंसा के आधार पे हमारा सबके साथ व्यवहार। सही है? सही है? तो जब हम नफरत और हिंसा के शिकार हो जाते हैं तो वही विभाजन की सोच आती है कि नहीं आती? और अगर नफरत की भावना से, अगर क्रोध की भावना से किसी और पे प्रहार करते हैं तो वो हमारी पद्धति के आधार पे है। हमारी संस्कृति, महाभारत की संस्कृति से वो जुड़ा हुआ है। अगर हम हिंसात्मक सोच करते हैं, अगर हम गाली गलौज करते हैं, अगर हम एकदम अश्लील अगर हम लोग गाने पे जाते हैं तो कौन सी अहिंसा की सोच? ये हमारे प्रतित्व के अनुरूप है। वही नफरत और हिंसा की सोच को हमें विभाजन की ओर लेती है। और वही नफरत और हिंसा की सोच के कारण जो आज मणिपुर में हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक हो रहा है। त्रासदी हिंसात्मक सोच के कारण, नफरत के कारण। तो अगर हमने देश बनाया, हमने महात्मा गांधी का देश बनाया, हमने भगवान बुद्ध का देश बनाया, भगवान महावीर का देश बनाया, हमने कौन सा देश बनाया? हमने हिंसा का देश नहीं बनाया। हमने कोई ऐसा देश नहीं बनाया जो एक धर्म, एक मजहब के आधार पर था। हमने एक ऐसा देश बनाया जो अहिंसा पे आधारित है, अहिंसा पे आधारित है, सद्भावना पे आधारित है, सर्वधर्म संभव हमारा देश है। ये हमने देश बनाया। हमने नफरत और हिंसा को दरकिनार किया। हमने हिंसा, प्रेम और शांति को हमने स्वीकार किया। ये हमारा देश है। ये हमें विभाजन ये सिखाता है कि जब हम नफरत करते हैं, लोगों को अलग कर देते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, किसी एक विषय पे, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, कुछ भी हो, जब हम किसी पे प्रहार करते हैं, हमारे सोच ही आक्रामक होते हैं, तो ये भारत माता का एकदम, आप समझिए, अपमान। भारत माता का अपमान हो रहा है क्योंकि भारत माता जो है वो एक अहिंसा वाली सोच है। ये हमें अखंड भारत माता, सही बोल रहे हैं? जिसके भी मन में क्रोध आता है, जिसके भी मन में हिंसा आती है, जिसके भी मन में नफरत आती है, उसे त्याग कर देना चाहिए। यही हमें विभाजन सिखाता है। और मैं आपको 1984 की बात कर रहा हूं, नफरत और हिंसा। अगर हम नफरत और हिंसा को पालें तो उसके परिणाम क्या है? वो तो हम देखते ही आए। कितनी बार हम लोगों ने दंगा फसाद किया। मैं अपनी जिंदगी में 1984 के बारे में आप सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया। उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उनको गोली से भून दिया, उनको मार डाला। मारा कि नहीं मारा? 1984 में मैं 21 साल का था। 1984 में मैं 21 साल का था और मैं IIT के फाइनल ईयर में था। IIT हॉस्टल में मैं रहा करता था। जो लोग दिल्ली से परिचित हैं उनको मालूम है, आउटर रिंग रोड इधर से जाता है, फिर IIT के वहाँ हॉस्टल थे। मैं अरावली हॉस्टल में था। 1984, 21 साल का फाइनल ईयर का स्टूडेंट IIT। मिसेस गांधी मारी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को मार दिया। जब वो मारी
जिनके दिल में नफरत और हिंसा थी, जिनके दिल में नफरत और हिंसा थी, उन्होंने कहा हो जाए, सिखों पे प्रहार हो जाए, और सिखों पे प्रहार हुआ कि नहीं। कितने सिखों को कत्ल किया गया, अपने ही घर में उनको जला दिया गया, उनको मार डाला। मैं उन्हें खुद अपनी आंखों से साधा। दिल्ली में मुनेत्रा किसने देखा? कितने लोग हैं जिन्होंने मुनेत्रा देखा? विवेक जी ने देखा है, राजेश जी ने देखा है, हरीश जी ने देखा, कई लोगों ने देखा। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने आंखों से मुनेत्रा की जो दुकानें हैं, कई दुकानें थी सरदारों की, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर सरदारों की दुकानें थी, कई वुलन स्वेटर वगैरह की दुकानें थी, उनको ढूंढ कर उनको जलाया गया। मेरे सामने आग लगी हुई थी दुकान। थोड़ा और आगे आप मुनेत्रा से जाएंगे तो वहां वसंत विहार के पास गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल है, जो वहां गुरुद्वारा को चलाया गया। गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल को मेरे आंखों के सामने जलाया गया। ये नफरत का हिंसा। शाम हो गई, हम हॉस्टल में बैठकर अपना भोजन हम लोग चालू कर रहे थे। हल्ला हो गया, अरे आउटर रिंग रोड में जो है बहुत सारे लोग खड़े होकर एकदम दंगा करने के लिए भीड़ इकट्ठी, झुंड में लोग हैं, लाठी है, पत्थर है, वो सिखों को मार रहे। तो उस समय साथियों, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर बहुत देखा था, मैं स्टूडेंट लीडर था, तो मैंने कहा मैं फाइनल ईयर में हूँ, स्टूडेंट लीडर हूँ, स्टूडेंट काउंसिल का लीडर हूँ, मुझे जाके देखना होगा क्या होगा। हम बाहर गए, आउटर रिंग रोड में आप विश्वास नहीं करेंगे साथियों, आउटर रिंग रोड में एक झुंड वहां लाठी पत्थर लेके जो भी सिख जा रहे थे उनको रोकने के लिए उन्होंने एक वहां नाका बना दिया था और सिखों को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। ये सच है, मेरे जीवन का साक्षात सच है। हमने उनको कहा कि क्या कर रहे हो भाई, ऐसे तो ना हो सकता है, किसी को पकड़ के मार दो। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक रहते थे, ये क्या नफरत, ये क्या हिंसा की लोगों को इस तरीके से आप मार रहे हैं? नहीं, हम तो करेंगे। फिर क्या हुआ, देखते देखते एक वहां बुजुर्ग एक सिख सज्जन आए, स्कूटर, उन्होंने पत्थर फेंका, उन्होंने स्कूटर से, वो सिख जो थे उन्होंने स्कूटर से निकल के वो सामने आए और वो लोग उस पे जो झुंड था वो उनपे चढ़ने लगा, उनको मारने के लिए सामने आए। हम उनके सामने हमने कहा सिख से मारने से पहले, उस सिख सज्जन से मारने से पहले आप मुझे मारें। ये सच है, आईडी से आपने सीधे भी पूछा। हमने कहा उनको मारने से पहले आप पहले मुझे मारें। और आधे घंटे हम लोग 2-3 लोग थे सिर्फ आईडी से, 50-60 वहां युवा होंगे लाठी वाठी लिए। हम लोगों को उनको शांत करना पड़ा, हम लोगों को कहना पड़ा कि ये हम लोगों के सामने तो हम लोग नहीं, हम लोग अपने सामने नहीं होने देंगे। उस सिख सज्जन को हम लोगों ने अंदर हॉस्टल में लेके आए। 2 दिन हम लोगों को उनको हॉस्टल में रखना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का कहना था आप बाहर जाइएगा तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। हम लोगों ने उनको हॉस्टल में सोचा और हम लोग कुछ आईआईटी के स्टूडेंट, फिर हम लोगों ने वहां पहरा दिया 2 दिन, जब तक फिर सेना नहीं, फिर टैंक में सेना आई। 1984 टैंक में सेना आई, तब जाकर वहां फिर शांति आई, तब जाकर ये सब जो राइटिंग दंगा वगैरह जो हो रहा था उसको रोका। तो साथियों, मैंने तो विभाजन नहीं देखा, मैंने तो विभाजन और विभाजन की नफरत तो मैंने नहीं देखी, उस खूनी जुनून को मैंने नहीं देखा। लेकिन जो 1984 में मैंने इस सिख दंगों में देखा है, मुझे तब से पूरा अटूट विश्वास हुआ कि मैं इसको कभी भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर नफरत और हिंसा की सोच से अगर किसी पे भी प्रहार होगा, तो अगर कोई प्रहार करेगा तो पहले उसे जयंत सेना को जवाब देना पड़ेगा। मैं इसे बर्दाश्त करने को नहीं तैयार हूं। और इसलिए अगर हम लोगों को विभाजन से एक ही बात याद रखनी है कि नफरत और हिंसा में अगर हम लोग लग जाए, अगर हम उस दंगे में लग जाए, अगर हम किसी के मार काट में लग जाए, तो साथियों खून की नदियां बहेंगी, जैसे गांधी जी ने हमें सिखाया, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड।
बोले कि आम का बदला हम ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो हम लोग सब अंधे हो जाएंगे। नाइफ और नाइफ, अगर आपने मेरी आंख ली तो मैं आपका भी आंख ले लूंगा, इस सोच से हम लोग लगेंगे। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है कि अगर उस हिंसात्मक सोच से लगेंगे तो पूरा विश्व जो है वो अंधा हो जाएगा। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड, महात्मा गांधी जी ने। तो नफरत और हिंसा से कभी कुछ नहीं होगा। ये सोचना समझना, ये विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा अर्थ है जो हमें जानना चाहिए। साथियों, आप सब लोग सोच रहे होंगे यार बंद करो यार, मैं दो और बात जोड़ना चाहता हूं जो हमारे आजादी और लोकतंत्र से, हमने जो आजादी पाई, जो हमें आजादी मिली विभाजन के बाद, उस आजादी में हमें अधिकार मिला, हमारे देश में अधिकार मिला कि हम स्वतंत्र हुए। और अगर हम स्वतंत्र हैं, अगर हम आजाद हैं, जो हमें आजादी मिली वो आजादी हम लोग आर्टिकल 19 में किस प्रकार की आजादी मिली है? आजादी कि हम कहीं भी जा सकते हैं, आजादी कि हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, आजादी कि हम कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं, आजादी कि हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये सब हमें आजादी मिली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिला है। जो हमारे विचार हमें रखना है वो हम विचार रख सकते हैं। तो विभाजन की बात, क्योंकि विभाजन में धर्म के आधार पर एक दूसरे को कत्ल किया गया, नफरत और हिंसा के आधार पर एक दूसरे को कत्ल किया गया, क्योंकि आप अलग दिखते थे तो हमने आपको मारा। हमने एक ऐसा देश बनाया, एक ऐसी आजादी दी है। आजादी सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, कोई सिर्फ एक धारणा नहीं है। आजादी का एक एकदम स्पष्ट आपको अधिकार मिला है। अधिकार ये मिला है, आप जहां चाहिए, हजारीबाग के लोग बैंगलोर जा सकते हैं, हजारीबाग के लोग दिल्ली जा सकते हैं, हजारीबाग के लोग गुवाहाटी जा सकते हैं, गुवाहाटी के लोग हजारीबाग जा सकते हैं। ये आपको अधिकार है, ये आपको आजादी है। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप जी दुकान चलाते हैं, कपड़ों की दुकान चलाते हैं, कपड़ों की दुकान चला सकते हैं, आप ईटा का आप बिजनेस कर सकते हैं। राइट टू कॉमर्स, ये भी आपको अधिकार है। आप जो चाहें, कौन सा भी मजहब आपको उसका पालन करना है, मजहब का आप पालन कर सकते हैं। ये कोई आजादी जो है, ये आजादी रोजमर्रे के जीवन की आजादी। कोई आपको नहीं कह सकता है कि आपको अपने घर में ऐसे रहना, नहीं, आपको जो पहनना है पहनिए, जो जीना है आप जिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं साथियों, अगर आप चीन में हैं तो चीन में आजादी है, चीन में आजादी है। चीन में आपको बहुत सारी और चीजें मिल सकती हैं। सबके पास अच्छा घर है, सब सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, सब जगह बुलेट ट्रेन है। चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5-6 गुना बड़ी है, आबादी उतनी ही, लेकिन 5-6 गुना बड़ी उनकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन चीन में लोग आजाद हैं। तो आजादी के लिए आप क्या देने को तैयार हैं? ये आजादी जो है बहुत ही बहुमूल्य आजादी, उसके लिए हम कितना देने को तैयार है, कितना हम लोगों ने दिया है। ये आजादी जो है, इसके स्पष्ट आपके अधिकार आपको मिले हैं। इस अधिकार को भी आप जानिए, समझिए। विभाजन के दिन इसको भी आप जानिए। और भोजन भोजन के बाद चलेगा थोड़ा 1 घंटे 2 मिनट। बलिदान के बाद जो आपको आजादी मिली, उसका रूप क्या है? उस आजादी का रूप क्या है? उस आजादी का रूप क्या जिला कार्यालय है? उस आजादी का रूप क्या सदन है? उस आजादी का रूप क्या मिलिट्री है? उस आजादी का रूप कोई डंडा है? क्या है वो आजादी? विभाजन की पीड़ा के बाद, मल्होत्रा जी के परिवार की पीड़ा के बाद
सुनीता जी के परिवार के पीड़ा के बाद रेफ्यूजी लेकर सब जिन्होंने खो दिया, क्या मिला उनको? उसने रूप, उसका क्या रूप है? उसका रूप है हमारा संविधान। संविधान। और आपको मालूम होगा कि कई बार आपने शायद टीवी में भी देखा होगा कि हमें जैन बाबू की मास्टर क्लास है। क्यों नहीं जी, आपने देखा है जैन बाबू का मास्टर क्लास? देखिए कभी यूट्यूब पे जैन बाबू की मास्टर क्लास। और एक मास्टर क्लास हम लोग लेते हैं कि आजादी के बाद जो हम लोगों ने सब उपलब्धियां जो हमारी थी, उनमें से सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी? अर्जुन जी, हम जैन बाबू की मास्टर क्लास में प्रश्न ये पूछते हैं कि 77 साल आजादी के हो गए, हम लोग अमृत काल में हैं। इस आजादी, इस विभाजन के बलिदान के बाद सबसे अनमोल चीज हमको इस आजादी में क्या मिली? और मैं बताऊं साथियों, सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे अनमोल जो हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने एक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान बनाया और उसको कायम रखा। आज अगर आप पूरे विश्व में देखें कि उस समय आजादी जिन जिन देशों को मिली, कॉलोनियलिज्म के बाद, गुलामी के बाद अफ्रीका के देश ले लीजिए, आप एशिया के देश ले लीजिए, किन लोगों ने एक संविधान को कायम रखा है, बरकरार रखा है? जानते कौन सा देश है? सिर्फ एक लौता एक देश है। वो एक लौता देश कौन है? भारत। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति ही अहिंसा पे है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। और जो हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो हमारा लोकतांत्रिक संविधान है, ये भारत की आजादी के बाद 77 साल में हमारी अगर एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने संविधान को कायम रखा, संविधान को हम लोगों ने बनाकर रखा। साथियों, ये मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है और किसी देश ने इसको नहीं किया, हम ही लोग से। और ये जो संविधान है, इस संविधान में जिस मानव अधिकार की, जिस आजादी की आप बात कर रहे हैं, वो तो इस संविधान का नींव है, फाउंडेशन है। और वो जो नींव जिसने बनाई, जो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जिन्होंने आजादी को एक रूप दिया, आजादी को एक आधार दिया, वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने संविधान को बनाया। जो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग, हमारे इतने विद्वान। किसी को मालूम है कितनी उम्र में डॉक्टर अंबेडकर जी का देहांत हुआ? बता सकते? क्या उम्र थी डॉक्टर अंबेडकर जी का देहांत? डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ 65 वर्ष के, 65 में उनका देहांत हुआ। जब उन्होंने संविधान बनाया 46 से लेकर 50 तक, तो उनकी उम्र सिर्फ 55 थी, यानी हमसे कम उम्र थी। लेकिन वो इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, इतनी उनकी उदार सोच कि मुझे तो नहीं लगता है कि उतने शिक्षित विद्वान कोई भी और स्वतंत्रता संग्रामी थे, या कोई भी इतना विद्वान कोई व्यक्ति सदन में बैठा। इतने वो विद्वान, डबल पीएचडी थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पीएचडी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में उन्होंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी उन्होंने इकोनॉमिक्स में की। इतने विद्वान। और जो उन्होंने संविधान बनाया, जो लोकतंत्र उन्होंने हमको दिया है, उस लोकतंत्र को हम लोगों को भी, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। और मेरा सौभाग्य है, मैं आप सबको नमन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं आपके प्रतिनिधित्व के लिए मैं सदन में गया, और मुझे भी अधिकार मिला, मुझे भी सौभाग्य मिला कि इस संविधान का संशोधन कर सके, इस संविधान का अध्ययन कर सके। और मैं खुद इसके बारे में कोई खास जानकार नहीं था, मैं तो इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर नहीं। मैंने संविधान का कोई बहुत अध्ययन नहीं किया, इतना सब लोग जानते था तो मैं जानता ही था। लेकिन 10 वर्ष हम सदन में बैठे हैं, तो मुझे एक मौका मिला है बड़े गहराई से संविधान के बारे में सोचने के लिए,
संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ी, क्योंकि जिस परंपरा, जिस पद्धति के हम लोग जो इसके जो बच्चे हैं, वो हम लोगों को भी जानना है, वो हम लोगों की विरासत है। अगर हम उस इतिहास को, उस पद्धति को नहीं जाने तो हम उसको आगे कैसे ले जा सकते? उस संविधान को हमको जानना होगा, उस संविधान को समझना होगा साथ। और मुझे अंत में मैं कहूंगा कि ये लोकतंत्र जो है इतना अनमोल लोकतंत्र कि हमें पूरी तरीके से हमें सब नागरिकों को, मैं सांसद होने के नाते नहीं कह रहा, मुझे तो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ये सौभाग्य दिया है कि मैंने संविधान का संशोधन किया, संविधान को हमने भी बदला, क्योंकि सदन में बैठकर हम लोग बोल देते हैं और संशोधन करते हैं, तो संविधान का संशोधन नहीं किया। लेकिन मैं सिर्फ सांसद के नाते नहीं कह रहा, मैं नागरिक के नाते कह रहा कि हम सबको इस संविधान को समझना होगा। संविधान में किस प्रकार से जो तनाव है, संविधान में जिस प्रकार से गंभीर विषयों को बहुत बढ़िया तरीके से उनका समाधान किया गया है, निवारण किया गया है, वो हमें समझना है। फेडरलिज्म को कैसे किया गया है, मानव अधिकार को कैसे समझा गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को कैसे किया गया है, जवाबदेही कैसे किया गया है, फिस्कल पावर्स को हम लोगों ने सराहा है। ये सब बातें जो है संविधान में बड़ी कुशलता से डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, भारत रत्न श्री अम्बेडकर जी ने बहुत ही कुशलता से इन सबका समाधान किया है। अगर हमें विभाजन में कुछ मिला, अगर मैं कहना चाहता हूँ विभाजन में अगर हमें मिला, उस पीड़ा से अगर हमें कुछ मिली, तीन बातें जरूर याद रखिएगा कि नफरत और हिंसा को हम लोगों ने दरकिनार किया, हम लोगों ने हिंसा को अपनाया, प्यार और शांति और अमन को अपनाया। ये विभाजन ने हमको सिखाया है। विभाजन ने हम लोगों को आजादी का मूल्य सिखाया है, आजादी को एकदम स्पष्ट दिखाया है कि आजादी का मतलब क्या होता है। आजादी का मतलब होता है कि आपके मानव अधिकार है। और तीसरा इस विभाजन के द्वारा जो प्रेरणा, प्रोत्साहन हम लोगों को मिला कि हम एक ऐसा संविधान बनाए, एक ऐसा लोकतंत्र बनाए, एक ऐसे सरकार का हम लोग गठन करें जिसमें फिर आगे विभाजन जैसी डरना, शर्म करना ना हो। ये हम लोगों ने विभाजन को सिखाया है। और अगर आज हम लोग ये विभाजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अब मौन जुलूस हम लोग निकालने वाले हैं साथियों, यही स्मरण करने के लिए, यही शरण करने के लिए, यही संदेश उजागर करने के लिए कि हिंसात्मक सोच को छोड़िए, आजादी को अपनाइए, आजादी को लोकतंत्र में पूरी विधि व्यवस्था के साथ, पूरे कानून के साथ स्थापित करिए। यही सबसे बड़ी देन है विभाजन की, यही सबसे बड़ा हम लोगों के लिए वरदान है। इसको हम लोगों को सुरक्षित रखना, इसको हम लोगों को कायम रखना, ये हम सब नागरिकों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 14 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन आप सब लोग आए, मेरी बात सुने, इसके लिए आप सबको बहुत